कश्मीरी के बाद डोगरा है सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, और थर्ड लार्जेस्ट चंक जो है पॉपुलेशन का वो गुज्जर्स का है। कि अगर 2019 में 5 अगस्त को जो लिस्ट निकली, तो कुछ दिनों बाद मैंने नेट के ऊपर वो पूरा एक्ट पढ़ा, तो मैं इतना गदगद हो गया कि भाई यार ये चीजें, इन्हीं के लिए तो हम मर रहे थे, यही तो चीजें चाहिए थी और वो हमें मिल गई। और आप कहते हैं कि मुस्लिम बहुल रियासत है, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, ठीक है, हम भी तो मुस्लिम हैं, तो लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ मतलब खामी रह गई हामी में, कुछ कहने में और कुछ उनके सुनने में। तो फिर आखिर वो वक्त आया कि जब सारे राइट्स दे दिए गए, एक्सटेंड हो गए जम्मू कश्मीर में, अब उनके लागू होने का है, वो आज हूँ कल हूँ, लेकिन हम इस काबिल तो हो गए कि हम कह सके उनको कि भाई हमारा राइट है। देखिए, जम्मू कश्मीर में जो गुज्जर समुदाय है, बकरवाल गुजरों का ही नाम है। गुजर बकरवाल जब आप कहेंगे, तो अगर आप गुजर कहेंगे तो इट इंक्लूड्स बकरवाल्स एज वेल। नमस्कार। एक और खास मेहमान के साथ हम फिर से हाजिर हैं। आज हम एक जम्मू कश्मीर के एक ऐसे पक्ष के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में अक्सर बेहद कम चर्चा सुनी होगी। अक्सर जम्मू कश्मीर में कश्मीर के एक हिस्से को लेकर हम लोग उसके राजनीतिक व्यवस्था को लेकर बातचीत होती है, लेकिन उस शोर में एक पक्ष ऐसा है जो कि जिसके बारे में, जिसके अधिकारों के बारे में अक्सर कम ही बात होती है। मैं जम्मू कश्मीर की जनजाति कम्युनिटी गुज्जर बकरवाल समाज की बात कर रहा हूं। और क्या पिछले आजादी के बाद जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल जनजाति को उसके अधिकार मिले, उसका संघर्ष कैसा रहा, खासतौर पर जो उसका कंट्रीब्यूशन है जम्मू कश्मीर के एकीकरण में, उसमें उसको देखते हुए ये चर्चा करना बेहद जरूरी है कि क्या आर्टिकल 370 के बाद उनके अधिकारों का क्या हुआ, क्या अधिकार मिले या अभी भी कुछ खामियां बाकी हैं। इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं ट्राइबल स्कॉलर जम्मू कश्मीर के डॉक्टर जावेद राही। बेहद गहन रिसर्च उन्होंने की है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। सर, मैं सीधे जानना चाहूंगा, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी जम्मू कश्मीर की एक नॉमाड कम्युनिटी है और उनका एक बड़ा परसेंट है, अगर मैं सही हूं तो करीब करीब 12% पूरी पॉपुलेशन का है 2011 के सेंसस के लिहाज से। लेकिन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो मुझे बेहद कम दिखाई देता है। उनकी जो स्थिति है जम्मू कश्मीर में बेहद दयनीय दयनीय दिखाई देती है। आप जी, कैसे इसको आंकते हैं, किस तरीके से आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे? देखें, जम्मू कश्मीर में जो गुज्जर समुदाय है, बकरवाल गुजरों का ही नाम है। गुजर बकरवाल जब आप कहेंगे, तो अगर आप गुजर कहेंगे तो इट इंक्लूड्स बकरवाल्स एज वेल। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में जो गुजर बकरवालों की जो संख्या आपने बोली है सेंसस के एतबार से, तो वो बहुत कम है, क्योंकि जब भी सेंसस होता है तो हमारे लोग अपर रीचेस में होते हैं, मोस्टली गिने नहीं जाते हैं। और हर जो सेंसस है उसमें एक हाउस होल्ड का खाना होता है, वहीं उसी के ऊपर सेंसस होता है कि पहले हाउस मार्किंग, मतलब मकानों के ऊपर नंबर लगाए जाते हैं। तो मकान होना चाहिए नंबर लगाने के लिए, अब किसी खाना बदोश के किसी कुल्ले पे कोई नंबर नहीं लगता। तो इस तरह से दो तो ये रीजन है कि जब सेंसस हुआ तो हमारे बहुत सारे लोग जो हैं अपर चीज में थे और उनको गिना नहीं गया। दूसरा रीजन हम बताते हैं कि क्योंकि खाना बदोश बड़ी तादाद है, तो सेंसस में हाउस होल्ड का होना जरूरी है, तो उस वजह से भी नहीं गिना गया। और कुछ जगहों पे जो पॉलिटिकल हमें थ्रेट्स हैं, मतलब एक तरह का फोर्सेस हैं, दूसरी फोर्सेस हैं, तो वो भी कभी कभी कम गिन देती हैं कि कल इनका एमएलए यहाँ से ना जीत जाए। तो वो जो शेड्यूल ट्राइब का खाना होता है कि वेदर द हाउस होल्ड बिलोंग टू शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी और नॉट, तो वहां पे फिर वो थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है। जैसे जैसे इन्होंने पुंछ जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है मेन, जिसमें 50% से ऊपर पॉपुलेशन है, 2001 में उन्होंने बताया कि 41% है, और 2011 में कहते हैं 37% है, तो 4% कम हो गई। बाकी जगहों पे मतलब परसेंटेज 4% बढ़ी, तो कोई 8% का उन्होंने बीच में मार्जिन जो है वो खराब किया। तो उस तरह से जो बताया जा रहा है कि 12% है, हम तो कहते हैं कि हम
टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट का 20% से अबोव हैं। और मतलब बहुत सारे लोगों को गिना नहीं गया है, तो उस वजह से भी। और जो जम्मू कश्मीर में 1947 के बाद जो जम्मू कश्मीर उभरा, उसमें जो एक जमहूरियत उभरी, एक ऐसा निज़ाम हुकूमत आया कि जिसमें लोगों को गिना जाने लगा। तो ऐसे में जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई गुज्जर्स की, वो खास तौर पे हुई हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील, हर इलाके में, मतलब लेह को छोड़ करके। लेह एक डिस्ट्रिक्ट था कि जिसको छोड़ करके करगिल से लेके जो आज 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और करगिल को भी मिला लें तो 21 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मतलब हर जगह, हर तहसील में, हर इलाके में हमारे लोग हैं। जहाँ हमारे लोग मतलब पॉलिटिकली एक तरह का डिसाइडिंग फैक्टर रहे हैं हर जगह पे, कि अगर जम्मू में एक ही समुदाय के बीच में फाइट हो रही है, तो जिस तरफ गुर्जर समुदाय जाता था, तो वो मार्जिन का वो तय करते थे। तो इस तरह से एक इम्पोर्टेंस तो है गुर्जर्स को, पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है। दूसरा ये कि जो जम्मू कश्मीर का एक जो आप बाहर से देखते हैं कि एक सिलसिला है कि डोगरा है जम्मू में, कश्मीर में कश्मीरी स्पीकिंग लोग हैं। तो यहाँ थोड़ा-सा एथनिक जो लाइन्स हैं वो काफ़ी शार्प हैं। तो उसमें ये है कि मतलब कश्मीरी के बाद डोगरा है सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, और थर्ड लार्जेस्ट चंक जो है पॉपुलेशन का वो गुज्जर्स का है। और गुज्जर्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर में मेनली मुस्लिम्स हैं और सुन्नी मुस्लिम्स हैं। और मतलब उनका मेन जो हैबिटेट है वो बॉर्डर्स के इर्द-गिर्द से शुरू होके ऑलमोस्ट ऑल डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील और हर इलाके में पाए जाते हैं। तो गुज्जर्स एक कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक मतलब स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ग्रुप, जो कि जिसको कि हर पार्टी जो है वो इलेक्शन के नजदीक नजदीक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देती है, बहुत ज्यादा उनके इर्द गिर्द घूमती है, उनके मसलों पे बात करती है। तो बाकी जो पिछले 47 से लेके आज तक जो हमारे जम्मू कश्मीर के हालात रहे हैं, उसमें गुजरों का एक अहम रोल रहा है। इनका एक सोशल स्ट्रक्चर जो है वो अलग से है, कि वो एक अलग एक ट्राइबल ग्रुप भी कंस्टिट्यूट करते हैं और एक अलग एथनिक ग्रुप भी कंस्टिट्यूट करते हैं, और अपनी एथनिसिटी को उन्होंने कश्मीर वैली में और जम्मू रीजन में, दोनों रीजन्स में संजो के रखा है। और उसमें उसकी आइडेंटिटी पे काम हुआ है, उसकी लैंग्वेज पे काम हुआ है, उसकी एथनिसिटी पे काम हुआ है, हर चीज पे काम हुआ है। और ये काम जो है जारी है कि ये अलग से एक ग्रुप जो है वो दिखाई देता है पूरे मैप पे। जब इसका जी, एथनिक मैप देखेंगे, लिंग्विस्टिक मैप देखेंगे, कल्चरल मैप देखेंगे, तो गुज्जर आपको कश्मीरी डोगरा के साथ खड़ा बराबर में दिखाई देगा, कि इस तरह से वाइब्रेंट आइडेंटिटी है गुज्जर्स की जम्मू कश्मीर में। हाँ, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि 20% से ज्यादा आबादी है और उसमें कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी दिखाई देती है। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जो पॉलिटिकल रिज़र्वेशन है, वो एसटी को नहीं था, जैसे कि रेस्ट ऑफ इंडिया में था। दूसरा जो अगर मैं वैसे भी देखूँ, इतनी बड़ी आबादी, लेकिन कोई एक बड़ा नेता कुछ इस तरह का आपको लगता है कि वाक़ई रिप्रेज़ेंटेशन पिछले 72 70 72 सालों में मिला है? क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर जैसा कोई इस तरह का बड़ा नाम सामने नहीं आता, दिखाई देता। किस तरह की पिक्चर आपको दिखाई देते हैं पॉलिटिकल पावर सेक्टर में? देखिए, पावर सेक्टर में इवन आज भी हमारा जो सिलसिला है वो इतना बेहतर तरीके से नहीं है। जो पिछले 72 साल की अगर आप बात करें 47 से लेके आज तक, तो अगर हम इनका पॉलिटिकल एनालिसिस करेंगे कि मतलब इनका सियासी सूरत-ए-हाल क्या रही है, तो मैं बताना चाहूँगा कि ऑल दो कि इसको एक वोट बैंक के तौर पे हर एक पार्टी ने कोशिश की है कि इनको अपने साथ रखा जाए, अपने साथ हुँ, जोड़ के रखा जाए। लेकिन जहाँ इनके जैसे मतलब टिकटें बँटती हैं, तो हम पिछले दिनों एक स्टडी कर रहे थे कि
कितनी टिकटें दी गई हैं जो इम्पोर्टेंट इलेक्शंस हुए हैं असेंबली के, तो जो जीतने वाली पार्टी अपेरेंटली लगती थी, चाहे वो कोई भी पार्टी है, उसका नाम लेना जरूरी नहीं, तो वो तीन मतलब 87 में से 85 पे इलेक्शन होता है, 2 नॉमिनेटेड होते हैं, तो 85 में से 3 सीटें या 4 सीटें वो गुज्जर्स को दे देते थे पूरी स्टेट में। फिर मतलब जो भी जीतने वाली पार्टी है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वो कौन सी पार्टी है, फिर मतलब थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए कुछ नेशनल पार्टीज जो जम्मू कश्मीर में थी, उनको कैंडिडेट्स नहीं थे, तो वो गुजर्स को टिकट दे देते हैं। तो ओवरऑल क्या होता है कि मतलब एक ऐसा सूरत हाल बनती थी कि जो लोग पावर, जहां से पावर ड्रॉ होता है, पावर आता है, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज का, तो 47 से लेके जो भी सिलसिला रहा उसमें, एक तो जो जीतने वाली पार्टियां थी या जो अपेरेंटली जीतने वाली पार्टियां थी या जो रूलिंग पार्टियां रही हैं वहां, तो उन्होंने एक काम किया कि भाई टिकटें कम दे दो, और प्रेफरेंस दी है ओवर, मतलब एक कम्युनिटी, गुजर कम्युनिटी के ऊपर दूसरी कम्युनिटीज को प्रेफरेंस दी जाती है। तो एक तो ये सिलसिला है कि भाई टिकट ही कम दे दें। एक मतलब हैरानी की बात है कि मतलब 90 जब फारूक साहब की पहली हुकूमत आई, तो उस वक्त फर्स्ट टाइम किसी को कैबिनेट मिनिस्टर लिया गया हम में से। उससे पीछे मतलब 90 से पीछे कोई ऐसा 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 सबूत नहीं है कि जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो हमारी कम्युनिटी से लिया गया। हमारी कम्युनिटी के लोगों को मोस्टली डिप्टी मिनिस्टर ले लेते थे या मिनिस्टर एमओएस ले लेते थे। एमओएस से क्या होता था कि मतलब वो कोई फैसला तो कर नहीं पाते हैं। फिर उसके साथ साथ क्या किया इन्होंने कि बहुत सारी पार्टियों ने फिर एक फर्स्ट टाइम लाल मोहम्मद साबर साहब हमारे लीडर थे, उनको दिया गया कैबिनेट मिनिस्टर। उसके बाद फिर एक लंबी मतलब 10 साल की एक बीच में वो 2000 में फिर मियां अल्ताफ साहब बने कैबिनेट मिनिस्टर। तो उसके बाद जो 2002 के बाद 2 पार्टी 3 पार्टी का चुनाव होने लगा, तो फिर तो हमारे लोग आ गए, मतलब एक पार्टी भी एक कैबिनेट मिनिस्टर बना देती है, दूसरी भी, क्योंकि उनको लोगों को देखना है। तो इस सारी जागृति के पीछे हमने जो अपनी आइडेंटिटी को सॉलिड रखा, हमने जो वाइब्रेंसी रखी अपनी आइडेंटिटी के अंदर, उस आइडेंटिटी ने हमें एक अलग से ग्रुप के तौर पे मनवाया। हम एक स्ट्रॉन्ग एथनिक ग्रुप हैं जम्मू कश्मीर में, जो कि मतलब कभी कभी एक सेपरेटिस्ट लीडर ने बोला कि यहाँ जम्मू, मतलब उसने बोला कि जम्मू कश्मीर का फैसला यहाँ के कश्मीरी करेंगे, यहाँ के मुस्लिम करेंगे, हिंदू करेंगे, बौद्ध करेंगे, सिख करेंगे और गुर्जर करेंगे। मतलब ये उसने बोलते हुए बोला। तो इससे ये लगता है कि हमारी एथनिसिटी इतनी स्ट्रांग है कि मतलब उसको एक अलग से एक ग्रुप दिखाई दिया। तो ये हमारी हमारी एक कलेक्टिव जीत है, समझ लीजिए, कि हमारे लोगों ने जिस तरह से अपने कल्चर को, अपनी एथनिसिटी को, अपनी आइडेंटिटी को अलग से मनवाया और उस पर काम करते हैं लगातार। इस वक्त भी जो काम है आइडेंटिटी पे, इनकी शनाख्त को लेकर के, इनकी एथनिसिटी को लेकर के चल रहा है, और मतलब काफी वाइब्रेंट अंदाज से लोग जो हैं वो इस पे चल रहे हैं। वो अपने ट्राइबल होने पे बड़ा फख्र है। और इस सारे मतलब सफर के अंदर जो 70-72 साल का था, पिछली बार जो इलेक्शन हुआ 2014 में, तो हमारे 8 लोग जीत के आ गए, 8 एमएलए जीत के आ गए। पहले भी ऐसे अलग अलग पार्टियों से जीत के आ जाते थे 7-8, लेकिन कोई एक जीतने वाली पार्टी कभी इसको 2-3 सीटों से ऊपर नहीं देती थी। वो 3 जीत के आ जाते थे, तीनों। मतलब दूसरी पार्टी ने तीनों को दे दिया, वो 3 भी जीत गए। किसी और ने दो बंदू को दे दिया, वो भी जीत के आ गए। लेकिन ऐसे कोई जो रूलिंग पार्टी है उसमें से कोई दे, ऐसा नहीं होता था। वो बड़ा मतलब रूलिंग, मतलब एक पॉलिटिकल अगर इनका एनालिसिस किया जाए, तो पावर में भागीदारी जो है वो बहुत कम रही है, वोट में भागीदारी सबसे ज्यादा रही है। कि भाई आगे बढ़ के वोट देना, जलसों में जाना, जलसों को सुनना, पूरा अपने पूरी वेशभूषा के अंदर जाना। आप कोई भी जलसा ले लेंगे, गुजर जाएंगे, सुनेंगे शौक से।
वो जमहूरियत में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। लेकिन जब 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 इलेक्शन हो चुका होता है तो उसके बाद उनकी भागीदारी का जब सवाल आता है तो भागीदारी नहीं है। मतलब एज ऑन डेट, मतलब मैं बताना चाहूंगा इसमें ऑन रिकॉर्ड कि आज के दिन जब 26/11/2020 है, तो जम्मू कश्मीर में कोई एचओडी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जो गवर्नमेंट में होता है, वो गुर्जर समुदाय से बिलोंग नहीं करता। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जो कि पावरफुल होता है, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के फैसले करता है, वो गुर्जर बकरवाल समुदाय से नहीं है। जो पिछले 90 साल से जम्मू कश्मीर में हाई कोर्ट है, 1930 से लेके आज तक जो हाई कोर्ट बना है, उसके अंदर कभी भी गुज्जर बकरवाल कबीले का कोई जज नहीं रहा है। बहुत सारे मुस्लिम जज रहे हैं, चीफ जस्टिस रहे हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे रहे हैं, लेकिन हमारा आज तक कोई हाई कोर्ट में जज नहीं रहा है। इस वक्त सिविल सेक्रेटरीट में अगर आप देखेंगे तो मतलब 20% की मैं दावेदारी करता हूँ और आप 12% बोल रहे हैं, तो हम 1% भी सिविल सेक्रेटरीट में नहीं है। और खासकर उन जगहों पे नहीं है जहाँ पे कोई फैसला लिया जा सकता है। उसमें अनपढ़ता भी हो सकती है, उसमें और सारे फैक्टर्स भी हो सकते हैं। उसमें पूरी ये नहीं है कि आज की कोई कहानी है, ये कहानी 70 साल पे फैली हुई है। जी, जी बिल्कुल। पहली बार डीडीसी इलेक्शन हो रहे हैं। आपने रिप्रेजेंटेशन की बात की पॉलिटिकल पावर सेक्टर में, और डीडीसी इलेक्शन में इस बार जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है वो भी लागू किया गया है। और मैं जो तस्वीरें जो वहां से जम्मू कश्मीर से आती हैं, तो उसमें जैसे कि आपने कहा कि डेमोक्रेसी में अपनी हिस्सेदारी जो है वो काफी बढ़ चढ़ कर दिखाई देती है, और वो तस्वीरों में दिखाई भी देते हैं। एकदम एक जो वाइब्रेंट जो कहे कि पिक्चराइजेशन एक डेमोक्रेसी का हो सकता है, वो साफ तौर पर जम्मू कश्मीर में दिखाई देता है। क्या डीडीसी इलेक्शन में कोई तस्वीर बदलने की, मामूली सही कुछ बदलाव होने के आसार हैं? इसमें किस देखें, तरह की चीजें? हाँ, जो जो असेंबली में तो अभी आया नहीं, लेकिन जो मैंने जो जज्बा लोगों में देखा इलेक्शन में, अपने कबीले के लोगों में, अपने ट्राइब के लोगों में, जब वो इलेक्शन हो रहे थे पंचीज के और सरपंचीज के, और वही जज्बा मैंने देखा जब बीडीसी के इलेक्शन हो रहे थे, और वही जज्बा मैं देख रहा हूँ आज जब डीडीसी के इलेक्शन हो रहे हैं। मेनली जो इन्होंने पॉलिटिकल रिजर्वेशन ग्रांट की है डीडीसी में, उसमें एक नया खून जो हमारा है, एक नया जो युवा जो है हमारा, नौजवान जो है, लड़कियां, मेरी बहनें, मुझे बड़ा फख्र होता है। मतलब बहुत मेरा सर ऊंचा हो जाता है कि चलो यार, लड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ आपस में लड़ रहे हैं, कुछ लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं मतलब वो पार्टियां जो ये कैंडिडेट खड़ी करती थी, वो तो टिकटें ही नहीं देती थी। तो आज चलो इतना तो हुआ है पॉलिटिकल रिजर्वेशन से कि मतलब एटलीस्ट हर जगह मैं देखता हूँ हमारे नौजवान खड़े हैं, हमारी बहनें लड़ रही हैं। और मतलब मैं देख रहा हूँ बहुत सारे, क्योंकि सोशल मीडिया पे काफी कवरेज आती है इसकी, तो देख के बड़ी खुशी होती है। मतलब मैं सोचता हूँ, किसी का शेर है कि नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। तो इस वीराने में नए जो चेहरे हैं ना, उनको उभर के, उनको धूम मचाते हुए देख के बड़ी खुशी होती है कि एटलीस्ट मतलब पॉलिटिकल भागीदारी हमारी शुरू हो गई है। एक शुरू तरह हो से गए। अगर कोई नहीं दे रहा है तो सरकार ने कुछ ऐसा प्रोविजन कर दिया कि हम आएंगे। अब अगर डिलिमिटेशन होती है तो भी 12 सीटें जो हैं वो एसटीज को मिलेंगी, तो मेनली गुज्जर बकरवाल तबका जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है 90% ऑफ द टोटल एसटी पॉपुलेशन। ऑल दो इसमें गद्दीज हैं, सिप्पीज हैं और शीना भी हैं और कुछ बोट भी हैं, लेकिन मेनली जो कॉन्स्टिट्यूट करता है 90% अबोव, वो गुज्जर बकरवाल करते हैं। और उनकी प्रेजेंस आप देख सकते हैं डीडीसी इलेक्शन में, किस तरह से वो जोश जज्बे के साथ इसमें हिस्सा ले रहे हैं और अपनी भागीदारी बता रहे हैं पूरे 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 जम्मू कश्मीर के अंदर। और बड़ा खुश आए, मतलब ये बहुत खुश होने वाली बात थी हमारे लिए। जी जी जी। मतलब मैं तो पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, लेकिन कहीं अपने लोगों को उस सप्रेशन से निकलते हुए देख के ना बड़ी खुशी होती है कि जहाँ जी मतलब मतलब किसी भी सूरत में
सजाएं दी जाती हैं बंदों को कि भाई वो किसी एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं। मतलब मैं एक हिस्ट्री में ले जाना चाहूंगा आपको जरूरी, क्योंकि इसमें इसमें उसको जोड़ना जरूरी है कि जम्मू कश्मीर में जो एक तहरीक चली कि भाई जम्मू कश्मीर को डोगरा राज से आजाद किया जाए, ठीक है। तो उसमें इन्होंने जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनी उस वक्त, जो बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बनी या दूसरे लोग भी बने, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख बल्तिस्तान गिलगित वगैरह को मिला के थी। तो हमारा एक भी बंदा उसमें मेंबर नहीं था। मतलब जो उन्होंने नॉमिनेशन की ना अलग अलग जगहों पे, तो वो जो उस वक्त जमींदार लोग थे, जो उस वक्त काफी मतलब वो पैसा रखते थे, उन लोगों को तो फिर हमने गुजर जाट कॉन्फ्रेंस बनाई अलग से। 1931 में ही हमने गुजर जाट जाट कॉन्फ्रेंस बनाई। मतलब वो नहीं है कि मतलब अगर जावेद राई किसी जगह बैठा हुआ है तो उसने कोई जगह घेरी हुई है ना, तो आप उस जगह को ही नहीं मानते, आप मानते हैं पैसे में कौन बड़ा है, आप उधर कौन बड़ा है यार। तो अब दूसरा ट्राइबल में कुछ अपना वो एक दूरी रखते हैं, एक शाइनेस ऑफ कंटेक्ट होती है, एक एक तरह का वो मतलब दूसरे से एक स्टिग्मा भी फील करते हैं, कम मिलते जुलते हैं, तो उसका इनको खमियाजा भुगतना पड़ा है हमेशा। लेकिन इन्होंने फिर अपने अलग से शुरू किया है, मतलब गुजर जाट कॉन्फ्रेंस बनी तो वो पॉलिटिकल पार्टी बन गई, उसने इलेक्शन भी लड़े और 8 लोग उन्होंने जीत लिए जम्मू कश्मीर में। जब राजे की दौर में पहली बार इलेक्शन हुआ तो हमारे लोग जीत के आए। तो ये एक तरह का वो जो शुरू से ही एक एक अलग एथनिसिटी का सिलसिला था, वो 1931 में भी था और वो 2020 में भी है। एक एक जैसे कि आपने कहा कि लेकिन जो एक मुस्लिम क्वोशंट है उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश में हाल फिलहाल के इस डीडीसी इलेक्शन में देख रहा था। महबूबा मुफ्ती जाती हैं एक मसले को लेकर, वो कहती हैं कि आर्टिकल 370 हटाने का मकसद ही गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को एक्सप्लॉइट करना है, उनको दबाना है। क्या कुछ बदला है आर्टिकल मैं 370 हटने से? कुछ महबूबा एक्ट जी, जो नए नए एक्ट लागू हुए हैं वो क्या बता रहे हैं? नहीं उन पे तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि उन्होंने क्या कहा या वो क्या कह रहे। मैं एक जनरल में अपनी जो भी आपको बात कर रहे हैं, मैं अपनी स्टडीज से, मतलब एक पॉलिटिकल स्टडी है, एथनिक स्टडी है, उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। तो जो लोग इस वक्त हर टाइम में जो गुजरों के हमदर्दी करने के लिए आते हैं, ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर में कोई एक पार्टी या एक लोग आ जाते हैं, तो कभी कभी बहुत सारी दुनिया इकट्ठी हो जाती है। तो एक दफा सोनिया गांधी जी तशरीफ लाई यहाँ, हमारा एक फंक्शन था गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट में। तो मुझे याद है कि वहाँ फार्मर कुछ चीफ मिनिस्टर्स बैठे हुए थे और हर एक ने दावा पेश किया कि वो असल गुज्जर है। तो ऐसा बोलने में और एक्ट करने में थोड़ा सा वो है। हम 91 में शेड्यूल ट्राइब हो गए गुज्जर बकरवाल से, तो अलाइड राइट्स हमें मिलने चाहिए थे एज शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ग्रांट किया था। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट ने हमें रिकमेंड किया था तब, और उसी की बुनियाद पे हमें शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर किया गया। अगर शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर किया गया स्टेट गवर्नमेंट के कहने पे, तो उसी के साथ साथ इनको कमेटियां बनानी थी और बोलना था कि जो शेड्यूल ट्राइब को अक्रॉस इंडिया जो राइट्स हैं वही राइट्स जम्मू कश्मीर में दिए जाने चाहिए। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। बाद में हमने, और पता भी किसी को नहीं। मैं आपको बोलूं कि हमारे ट्राइबल्स में एक बात तो मतलब है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस झमेले में पड़ते नहीं है कि राइट्स क्या हैं, कहाँ जाना है, किससे मांगना है, वगैरह वगैरह। जो पॉलिटिकल लोग हैं तो उनकी अपना एक सिलसिला होता है कि वो मतलब काम इतना है कि उसमें से ये छोटे छोटे काम इतने हैं कि बड़े काम याद भी नहीं रहते। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि 2019 में 5 अगस्त को इन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन की है स्टेट की, और वो तमाम राइट्स जिनके लिए कि हम लड़ रहे थे, जिनके लिए कि हम कह रहे कि फॉरेस्ट राइट एक्ट दे दो, हमें डिलिमिटेशन दे दो, हमें कंजर्वेशन एक्ट 1980 दे दो,
हमें SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट दे दो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, हमें प्रोटेक्शन दे दो अंडर आर्टिकल 342, 340। तो ये सारी वो लड़ाई थी। हम कह रहे थे हमें एट पार विद अदर ट्राइब्स कर दो, इवन हिमाचल प्रदेश के ट्राइब को जो सहूलियात मैसर है वही सहूलियात हमें दे दो। तो लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ मतलब खामी रह गई हामी में, कुछ कहने में और कुछ उनके सुनने में। तो फिर आखिर वो वक्त आया कि जब सारे राइट्स दे दिए गए, एक्सटेंड हो गए जम्मू कश्मीर में। अब उनके लागू होने का है, वो आज हूं कल हूं, लेकिन हम इस काबिल तो हो गए कि हम कह सके उनको कि भाई हमारा राइट है। जी। तो उन राइट्स के लिए मतलब हमें क्यों लड़ना पड़ा? अगर आप शेड्यूल ट्राइब हमें दे रहे हो तो उसके साथ अलाइड राइट्स जो हैं वो, अगर आपने शेड्यूल कास्ट को यहाँ डिलिमिटेशन करके उनको उनके लिए सीटें रिजर्व रखी हैं, तो ST के लिए क्यों नहीं रखी हैं? हम तो, आप कहते हैं कि मुस्लिम बहुल रियासत है, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, ठीक है, हम भी तो मुस्लिम हैं, हम भी तो उसी रिलीजन का हिस्सा थे जो रिलीजन वाले लोग जो हैं यहाँ पे हुकूमत करते थे या करेंगे कल। तो फिर हमें क्यों वंचित रखा गया? मिसाल के तौर पे हम कहाँ से उनके रास्ते में आ रहे थे? तो ये चीजें सोचने की हैं, ये देखने की हैं कि वाकई क्या हम लोगों की प्रेजेंस जो थी उससे कुछ लोग खाइफ थे, या कुछ राइट्स जो हैं हमें मांगने में कमी रही, उनको देने में कमी रही, तो अल्टीमेटली वो फिर रीऑर्गेनाइजेशन की सूरत में आए सामने। जी। क्या कोई फॉरेस्ट एक्ट जो एक्सटेंड हुए हैं जम्मू जी कश्मीर में, उससे जी। कोई अधिकार कमतर हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में गुजर बकरवाल के, या उससे कुछ ज्यादा अधिकार मिलने की बात है? देखें, मैं जम्मू फॉरेस्ट एक्ट की कश्मीर बात कर में रहा हूँ। मैं आपको बोलूं कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट था वो आया क्यों था दिल्ली में? वो आया इसलिए कि कुछ एक टीम जो है वो एनवायरमेंटलिस्ट की, वो वहां पहुंची सुप्रीम कोर्ट में, उसने कहा कि जंगल में तबाही हो रही है, जंगल में लोग, जंगल काटा जा रहा है, जंगल का ये हो रहा है। तो ऐसी सूरत में उन्होंने एक ऑर्डर दिया कि जो लोग भी लीगल ऑक्यूपेंट हैं जो जंगलों में, उनको निकाला जाए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि ट्राइबल मेन ग्रुप था जो इसमें था। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट लाया जिसको फॉरेस्ट राइट एक्ट कहते हैं, ट्राइबल राइट एक्ट कहते हैं, द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड फॉरेस्ट डिवेलपर्स एक्ट भी कहते हैं, 2006 का, जो एक हिस्टोरिक कदम था पूरे इंडिया में ट्राइबल्स को राइट्स देने का। वो एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर सब जगह लागू हो गया। अब जम्मू एंड कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग लागू, जिसमें कोई भी है तो वहां अवैध है। वहां वो जो अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर का फॉरेस्ट राइट एक्ट था, वो कुछ सर्टन चीजें प्रोवाइड करता था। वो कहता था ट्राइबल इंडिजिनियस कम्युनिटी का बंदा फॉरेस्ट में अगर रहेगा तो वो 3 दीवारों का एक मकान बनाएगा, मतलब 3 दीवारों पे छत डालेगा, चौथी दीवार नहीं होगी। तो इसका मतलब है, और वो उसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, वैसा होगा, यूं होगा। मतलब कोई एक्सप्रेसिव राइट्स नहीं थे पिछले जो एक्ट था। तो उसमें हाँ थोड़ा बहुत मेंशन था जिसका फायदा लोग लेते थे। तो हमने कहा कि अगर 2006 में ये एक्ट आ गया है तो इसको एक्सटेंड किया जाए ट्राइबल एंड जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स कम्युनिटी के। तो टाइम एंड अगेन बहुत सारी कमेटियां बनी और हमारे एक दो जियाले जो MLA थे उन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया कि फॉरेस्ट राइट एक्ट को लाया जाए। हम प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया, तो कोई भी सरकार थी उस वक्त तो वो सामने आ गई, उसने कहा कि हम खुद एक्ट लाएंगे, लेकिन एक्ट आया नहीं। 2006 से लेके 2019 तक एक्ट आया नहीं, एक्ट कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो 2019 में ये जो एक्ट आया है, मैं कहता हूँ कि शेड्यूल ट्राइब के बाद अगर कोई बहुत बड़ा राइट जम्मू कश्मीर के ट्राइबल्स को, गुज्जर बकरवाल को मिला है, तो वो फॉरेस्ट राइट एक्ट है। आप उसको पढ़िए, उसके अंदर हमारे लोगों का जो पूरा लाइवलीहुड है, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो एथनिसिटी है, उसको महफूज करने की बात है। उसके इक्वल राइट्स हैं, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के राइट्स हैं, इस तरह से उनके राइट्स होंगे। और मैं समझता हूँ कि
जितना मतलब भरपूर तरीके से इस एक्ट को बनाया गया है और हर चीज का ध्यान रखा गया है, तो मतलब ये बहुत पहले आ जाना, ये 2007 में क्यों नहीं आ गया? अगर उससे मतलब बाद में कोई लोग हमारे यहाँ जंगल से निकाले जाने पे नाला है और उस पे आंसू बहा रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, तो वो लागू लागू कर सकते थे अपने अपने दौरे हुकूमत में जब वो रहे हैं। लेकिन मतलब एक तरह से जो हम स्टडी करते हैं तो देखते हैं कि एक तरह से मतलब मैं किसी पार्टी या किसी सेक्ट के जेरे असर नहीं हूँ, और ना मैं कोई अगर अच्छा करेगा कि अगर 2019 में 5 अगस्त को जो लिस्ट निकली, तो कुछ दिनों बाद मैंने नेट के ऊपर वो पूरा एक्ट पढ़ा, तो मैं इतना गदगद हो गया कि भाई यार, ये चीजें इन्हीं के लिए तो हम मर रहे थे, यही तो चीजें चाहिए थी और वो हमें मिल गई। और मतलब मैंने फिर लगातार अखबारों में आर्टिकल लिखे कि इनके क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, डिलिमिटेशन कैसे इंपावर करेगा, फॉरेस्ट राइट कैसे इंपावर करेगा। मैंने बोला कि SC ST एट्रॉसिटीज एक्ट में क्या है, अब आपके पास क्या क्या हथियार आ गए हैं, आप किस तरह से लड़ सकते हैं, आप किस तरह से इंपावर हो सकते हैं। तो ये एक मतलब जो एक एक्टिविस्ट होगा, अपनी कम्युनिटी के लिए काम करने वाला होगा, उसको पता होता है कि ये क्या राइट्स हैं। कि बाकी ये कि कोई आदमी आंसू बहाएगा आज के भाई गुजरों के साथ नाइंसाफी है और गुजर गुजर ये हो रहा है, और मैंने देखा कि वही पार्टी जब इक्तदार से बाहर है तो वो गुजरों के लिए खड़ी होती है और बड़े बड़े बिल पेश करती है, और वही जब इक्तदार में होती है तो वही ठुकरा देती है, वही डिमांड, सेम डिमांड जी सेम डिमांड जो है वो करते हैं और सेम डिमांड ठुकराते हैं। ऐसा है, लेकिन मतलब ये एक हिस्टोरिक दिन था एज फार एज ट्राइबल राइट्स। उसके क्या पॉलिटिकल आगे इम्पैक्ट है वो मैं नहीं समझता, बाकी कम्युनिटियों को क्या उससे परेशानी है उसका उसका मैं जिक्र नहीं करता। मैं अपने ट्राइबल का जिक्र करता हूँ कि जो राइट्स आपने मतलब ट्राइबल होने के बावजूद हमें नहीं मिले, वो जब हमें मिले तो हमें खुश होना चाहिए। जी। एक कोशिश 1947 के बाद से ही और पहले से भी हमेशा रही है कि एंटी इंडिया एक तरह की जो सेपरेशन की सेपरेटिस्ट जो सोच है वो पैदा करने की कोशिश रही है। लेकिन पिछले 70-72 साल के इतिहास में देखें तो गुज्जर बकरवाल का जो संघर्ष है वो कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन के लिए बेहद मजबूत रहा है। उन्होंने चाहे वो आर्मी में हो चाहे वो सेना में हो और अब बड़ी बड़ी तरीके से और खुद जो सिविलियंस हैं उन्होंने भी बहुत जानें दी हैं देश के लिए। इस संघर्ष को आप किस तरीके से पिक्चराइज करना चाहेंगे? देखिए, जो भी हर कोई समाज, जब आप उसकी बात करते हैं, आप राजपूत की बात करते हैं, तो कुछ बेसिक इंस्टिंक्ट उसके आप सामने लाते हैं कि राजपूत ऐसा हो सकता है। आप जब बात करते हैं जाट की, तो आप कहेंगे कि जाट ऐसा हो सकता है। जब आप बात करेंगे ब्राह्मण की, तो आप कहेंगे कि उसमें ये खूबियां हो सकती हैं। तो इसी तरह हर एक जो कौम कबीला है, उसके अंदर अपनी एक खूबियां हैं, अपनी एक डिस्टिंक्ट एक तरह की नेचर होती है जो उसको डिस्टिंक्ट करती है बाकी बाकी कबीलों से। तो जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीरियों का एक अपना स्टाइल है, एक मतलब वो बड़ा कल्चरली काफी रिच हैं, काफी मतलब उनका स्ट्रांग पॉलिटिकल होल्ड भी है और एथनिक भी है और लिंग्विस्ट बड़ा ग्रुप है। तो जो हमारा सिलसिला है गुजरों का, अगर आप इसके इतिहास में चले जाएं, तो आपको पता चलेगा कि 6ठी सदी में गुर्जर प्रतिहारा नाम का एक समुदाय, जो गुज्जर, जिसको द ग्लोरी दैट वाज गुज्जर देशा, एक किताब भी है KM मुंशी जो गवर्नर रहे हैं उनकी। तो गुर्जर प्रतिहारा, जब बुद्धिज्म पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि वो तो नेपाल से निकला, क्योंकि बुद्ध नेपाल के थे, और वहां से निकला और पूरे सेंट्रल एशिया में और वहां तक छा गया आगे तक, और फिर ये तिब्बत और पूरा हिंदुस्तान। तो बड़ा एक, जो हमारे ब्राह्मण थे, जो हमारे भारत के हिंदू मत को, सनातन धर्म को मानने वाले लोग थे, तो उन्होंने एक बड़ा
यज्ञ किया, अग्निकुंड उसको बोलते हैं। और उसके बाद गुर्जर प्रतिहारा का एक ग्रुप तरतीब पाया, जो कि सिंध से लेके गुजरात तक फैला हुआ था। तो सिंध से लेके गुजरात तक इनकी हुकूमतें थी। गुजरात हमारे नाम पे है। गुज्जर राठा, मतलब प्राकृत में राठा बोलते हैं, और जो ये संस्कृत में राष्ट्र बोलते हैं। गुजरात हमारे नाम पे। अब नाम बदल के बहुत सारी कौमें वहां रहती हैं, और जो बड़े बड़े लोग निकले हैं, गांधी जी, आपके जो पहले होम मिनिस्टर थे, जिनके नाम पे इतनी बड़ी प्रतिमा बनाई, सरदार पाटलिपुत्र, पटेल। कहते हैं कि वो हमारे कबीले के थे। तो इस तरह से, और आज का जो नेतृत्व है इंडिया का, उसमें भी गुजरात का बहुत बड़ा रोल है। मतलब वही लोग इस वक्त इसको, भारत को चला रहे हैं। तो ये जो गुजरात है, ये हमारे नाम पे है। और अगर आप इसकी एटमोलॉजी में जाएंगे तो गुज्जर नेशन, गुज्जर मतलब एक बहुत बड़ी, एक गुज्जर देशा था, एक गुजरात बड़ा था, ग्रेटर गुजरातरा, जो कि राजस्थान से होता हुआ तो सिंध तक ये लोग फैले हुए थे, इनकी हुकूमतें थी। ये क्षत्रिय समाज था। क्षत्रिय समाज ने एक ही इनके जुम्मे था कि एक देश की रक्षा की, के बाहर से इन्वेडर्स आ रहे थे, छापा मारे फौज आ रही थी। तो 10वीं 11वीं सदी तक इन लोगों ने सीसा पलाई दीवार की तरह, ये लोग जो हैं सिंध से गुजरात तक, गुजरात से भी आ सकते थे क्योंकि समुद्री रास्ते थे, तो वहां तक फैले हुए थे। और हर आने वाले ने, चाहे वो अरब से आने वाला था, कोई भी ट्रेवलॉग जो भी लिखा गया है उसमें गुर्जरों का वर्णन है कि किस तरह से ये एक बहादुर कौम अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने उसके लिए खड़ी है। अब क्षत्रिय के जुम्मे क्या चीजें थी? देश की रक्षा करना, देश की इकोनॉमी को बूस्ट करना। इकोनॉमी किस पे थी? एनिमल्स पे। सारी इकोनॉमी का बेस था एनिमल्स। तो एनिमल, और तीसरा मंदिर बनाने, जिसमें कि ब्राह्मण लोग बैठे हैं, और वो एक तरह का वो ग्रंथ जो बन रहे थे हिंदू मत के, उनको उनको पढ़ाएं, उनको उनकी उनकी तालीम दें। उसके लिए क्षत्रिय समाज था। तो अब अगर आप 8वीं 6ठी सदी के बाद 10वीं सदी 11वीं सदी तक के जो मंदिर तामीर हुए हैं, चाहे वो आपका आज सोमनाथ का मंदिर है, आप जरूर पढ़िएगा कि सोमनाथ का मंदिर आज जिस सूरत में गुर्जर प्रतिहारा ने बनाया है। पाली बातेश्वर के 200 मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में है, वो गुर्जरों ने बनाए। इस तरह से एक श्रृंखला है मंदिरों की, के गुफाओं की, और उन जगहों की कि जो रिलीजियसली इम्पोर्टेंट थे, वो गुर्जर प्रतिहाराज ने बनाए। गुर्जर जो है वो बज़ाहिर आप आज आपको एनिमल्स के साथ जुड़ा हुआ, बकरियों के साथ जुड़ा हुआ एक समुदाय दिखाई दे रहा है। ये एक बड़ा बड़ा समाज था, एक बड़ा क्षत्रिय समाज था, जिसने अखंड भारत, जिसकी आज लोग बात करते हैं, उस भारत का रक्षक जो था वो गुर्जर प्रतिहारा। प्रतिहारा का मतलब ही रक्षक होता है, मतलब बचाने वाला, रक्षा करने वाला। तो ये एक फौज थी, एक ऐसी फौज थी कि जो तैनात थी गुजरात तक और सिंध तक। और इन्होंने 500 साल तक इन्वेडर्स को नहीं आने दिया। बाद में अंदरूनी खलफशार, नीचे से चालुक्य, दूसरी कम्युनिटीज ऊपर आ गई, और उन्होंने इनके ऊपर दबाव डालना शुरू किया। तो ये बॉर्डर हमारा कमजोर हो गया, सिंध वाला। तो उसके बाद जो है इन्वेड मतलब 9वीं 10वीं 11वीं सदी में, और उसके बाद जो हिंदुस्तान में जो जो लोग आए, मतलब हैरानी की बात है कि जो बाहर से आए लोग, मुगल क्या थे? मुगल तो मतलब एक तरह का अफगानिस्तान या इस इलाके में रहने वाले वो लोहार थे, तरखान थे। वो लोग थे जो कि पहले तो मतलब लोहे के साथ जुड़े हुए, बाद में उनको लगा कि इसी से हथियार बनते हैं। वो हथियार बंद फौज बनाई। मतलब इनमें तैमूरी अलग, और जो जो दूसरा था जिसने कि आधी दुनिया को कत्ल किया, चंगेज खान, वो एक अलग अलग नस्ल का था। तो ये एक अलग तो हैं, ये मुगल थे। और मुगल जो हैं वो जब इंडिया में आए, तो इंडिया में जो सिस्टम था वो था कि ब्राह्मण ऊपर था और क्षत्रिय नीचे था। और फिर उसके बाद जो वर्णन है
शूद्र वेश और शूद्र का, तो उसमें वो अपने आप को नीचे वाली 2 श्रेणियों में पाने लगा। तो फिर उसने जो है मतलब वो उसने अपने आप को छिपाया और फिर वो आपको उसको बताया। आप मतलब उस हिसाब से मैं आपको बताऊँ कि सबसे बड़ी कौम जो मुगलों की थी वो लोहार थी। तो इन लोगों ने आके मतलब जिस तरह से हम रक्षक रहे हैं और हम किसी के खिलाफ विरोधी रहे हैं, तो हमें खदेड़ा और जंगलों में पहुँचा दिया। तो ये मेरा ये कहने का मकसद, इस पूरी तारीख का बताने का मकसद है, आप खजुराहो में जाइए, खजुराहो की तारीख पढ़िए मंदिरों की, और आपको पता चलेगा कि जितने भी मंदिर 8वीं सदी से नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं सदी तक बने हैं, ये सब गुर्जर प्रतिहारों ने बनाए हुए हैं। और गुर्जर प्रतिहार गुर्जरों की एक बहुत बड़ी तारीख है, प्रोटेक्शन ऑफ अपने मुल्क की। तो वो जो जेनेटिक कोड है लोगों के अंदर जम्मू कश्मीर में भी है, वो अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने इलाके के लिए कट मरते हैं, वो डरते नहीं हैं, वो हर तरह की जो है मुल्क के खिलाफ कोई भी मतलब चीज होगी तो उसमें वो भागीदार नहीं बनेंगे, वो मुल्क के खिलाफ कभी खड़े नहीं होंगे, बल्कि वो मुल्क के साथ खड़े होंगे। ये जेनेटिक कोड है। अब जैसे मैंने बोला कि कश्मीरी पंडितों का अलग जेनेटिक कोड है, कश्मीरी मुस्लिम्स का अलग है, राजपूतों का अलग है, जाटों, इस तरह गुजरों का जो मेन जो जेनेटिक कोड में मुल्क के साथ एक मतलब उसको लगता है कि ये मेरा दायित्व है, मेरा अपना मतलब मैं ही करूंगा इसकी प्रोटेक्शन, और कौन कर सके। तो उसी के तहत ये जो सारा आप देखते हैं कि हमारी कुर्बानियां चाहे हमारे मुल्क के लिए तो वो हैं। ये नहीं है कि मतलब हमारे लोगों ने कोई कमी की है, और उसका बाद में हमने खमियाजा भी उठाया है कि हम पसमानदा रहे, हम पिछड़ गए, हमने उस तरह से तरक्की नहीं की जिस तरह से बाकी लोगों ने तरक्की की। एक तरह से स्कूल नहीं दिए गए, पहाड़ी इलाकों में स्कूल नहीं थे, टीचर नहीं था, गुजर हॉस्टल, मतलब आप देखें, मतलब रजौरी एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें जिसमें इस वक्त 4 लाख से ऊपर गुर्जर पॉपुलेशन है, 4 लाख से ऊपर सेंसस के एतबार से। वहाँ 100 बेड का एक हॉस्पिटल, एक गुर्जर हॉस्टल है बच्चों का, और 100 का है लड़कियों का। 200 मतलब 4 लाख में से की आबादी में जो पसमानदा है, 200 का आपको बना के दे देंगे। तो मतलब वो कैसे कैटर करेगा इतनी बड़ी आबादी को। और फिर जो एकलव्य मॉडल स्कूल्स आए हैं उनकी अगर आप, हम तो थोड़ा बहुत आरटीआई ग्रुप है एक हमारा, तो वो लाता रहता है, तो देखते हैं कि 100 कनाल जमीन जो है वो दस्तयाब नहीं थी कि भाई एकलव्य मॉडल स्कूल जम्मू कश्मीर में खुले हैं। फिर वो जमीनें भी आप देखते हैं कहाँ गई। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और उम्मीद है कि जो अब नया, जैसे बताया कि टीडी सिलेक्शन में जो सक्रोश देखने को मिल रहा है और बहुत सारे राइट्स आर्टिकल 370 हटने के बाद मिला है, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़ेगा, अधिकार मिलेंगे और आगे गुज्जर बकरवाल एक पावर सेक्टर में भी मजबूत कम्युनिटी के तौर पर उभर कर सामने आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे या आगे भी बात करेंगे हम इसी विषय पर। धन्यवाद सर। थैंक यू, धन्यवाद।